बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू तुर्कों की मुकम्मल तारीख़ है कि किस तरह ख़ैमों में रहने वाले खाना बदोश 3 बर-ए-आज़मों के शहंशाह बन गए। क्या ये तुर्क कौम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थी? क्या ये तुर्क पहले काफ़रों में से थे? नाज़रीन, इन तमाम हक़ाइक़ से आज की वीडियो में मुकम्मल आगाही दी जाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुँच सके। नाज़रीन, तुर्क सबसे पहले 6ठी सदी ईस्वी में रोशनास होते हैं। ये एक खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फ़वक्तन मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमलावर होकर इन्हें वैरान कर देती थी। 6ठी सदी ईस्वी में इसने एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम कर ली जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरे सूद तक फैली हुई थी। इस सल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तुमेन और तुर्की किताबों में बोमेन दर्ज है। तुमेन 552 ईस्वी में मर गया। इसके भाई जिसका नाम अस्तामी था मगरिब में फतुहात हासिल की। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों पर हुक्मरान थे। अहले चीन इन हुकूमतों को शुमाली तुर्कों की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहते थे। पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी में इन दोनों हुकूमतों को सल्तनत चीन की अतात कबूल करनी पड़ी, लेकिन 682 ईस्वी में शुमाली तुर्कों ने चीन की फरमारवाई से आज़ाद होकर अपनी साबिक़ खुद अख्तियारी फिर हासिल कर ली। कुतबाते और ख़ान जो मंगोलिया के दरियाए और ख़ान के नाम से मंसूब है और तुर्की ज़ुबान की कदीम तरीन यादगार हैं, तुर्कों की इसी शुमाली सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सल्तनत 744 ईस्वी तक कायम रही। मगरबी तुर्कों में तुर्गेश का कबीला सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। इसके सरदारों ने 7वीं सदी ईस्वी के आखिर में खाकान का लक़ब अख्तियार कर लिया था, लेकिन 737 ईस्वी में अरबों ने नसर बिन सय्यार की क़ियादत में तुर्गेश की हुकूमत का खात्मा कर दिया। नाज़रीन, तुर्कों और अरबों के ताल्लुकात पहली सदी हिजरी में वलीद अव्वल के अहद खिलाफत से शुरू हुए। इसी अहद में कुतैबा बिन मुस्लिम ने पकीस, बुखारा, समरकंद, ख्वारज़म, फरगाना, शाश और काशगर के तुर्क इलाके फ़तह करके वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। लेकिन इन फतुहात का असर तुर्कों के कबूल इस्लाम पर बहुत कम पड़ा और वो बदस्तूर बुत परस्ती करते रहे। अलबत्ता समरकंद में कुतैबा बिन मुस्लिम की बुत शक्नी ने बुत परस्ती का भी खात्मा कर दिया। जब कुतैबा बिन मुस्लिम वहाँ पहुँचा तो इसे बहुत से बुत खाने नजर आए जिनकी निस्बत आम तौर पर यकीन किया जाता था कि इनके साथ बेअदबी करने वाला फ़ौरन हलाक हो जाएगा। कुतैबा ने इन बुत खानों में आग लगा दी मगर इस पर कुछ आंच तक न आई। ये देखकर बुत परस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुख्तसर अहद खिलाफत में इशात इस्लाम की ख़ास तौर पर कोशिश की तो मन जुमला और ममालिक के उन्होंने मावराउल नहर के तुर्क बादशाहों को भी इस्लाम की दावत दी और इनमें बाज़ इस्लाम ले आए। फिर अब्दुल्ला बिन मुअम्मर को दावत इस्लाम के लिए मावराउल नहर भेजा और वहाँ के बाज़ कबीले मुसलमान हो गए। इसके बाद खलीफा शाम के अहद में अबू सीदा की तबलीग से मावराउल नहर के लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए। समरकंद और बुखारा वगैरह से जो तुर्किस्तान के इलाके थे, जजिया और खराज की रकमें बैतुल माल में आती थी। खराज के सिलसिले में तुर्किस्तान से लोंडियाँ और गुलाम भी भेजे जाते थे जो रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। फिर भी मोतसम बिल्लाह की खिलाफत तक तुर्कों में इस्लाम की अशात आम तौर पर ना हो सकी। सबसे पहले खलीफा मंसूर ने तुर्कों को फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन इसके अहद में इनकी जमात बहुत कलील थी और फ़ौज और हुकूमत में सिर्फ अरबों और ईरानियों का इक़्तिदार था। हारून रशीद के ज़माने खिलाफत में अहले अरब और अहले ईरान के दरमियान जो हरीफाना कशमकश पैदा हुई, इसने अमीन के ज़वाल के साथ अरबों की क़ुव्वत का भी ख़ात्मा कर दिया। अरममून के अहद में जिसकी माँ ईरानियुल नस्ल थी, ईरानियों का ज़ोर बहुत बढ़ गया। इसके बाद जब मोतसम खलीफा हुआ तो इसने ईरानियों के इक़्तिदार से खाइफ होकर तुर्कों से मदद हासिल करना चाही और चूँकि इसकी माँ तुर्क थी इसलिए इसे तुर्कों की मदद हासिल थी। चुनाचे इसने हज़ारों तुर्क गुलाम खरीद कर इन्हें इस्लामी तलीम और फ़ौजी तरबियत दी और अब फ़ौज में तुर्कों की तादाद और क़ुव्वत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी।
گبن لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی پٹکے ورتی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پائے تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کی چونکہ خلیفہ کے ساتھ سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کہ جس نے دیکھا خوش ہوا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے۔ چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا اور 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ ناظرین، معتصم باللہ کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جس میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ ناظرین، 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے اور خیمے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر میں ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا ساگون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوا مارا کرتے تھے، دسمبر 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم باللہ کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتار دیا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پائے تخت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سمانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ ناظرین، اس طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ، ترکستان میں الیکیہ، مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنیہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہوگی۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ناظرین، آل سلجوق کا مورسی آلہ دکاک تھا جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانرواؤں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے، جن میں پیگو بیگ، تغرل بیگ اور جگرو بیگ تھے۔
लेकिन सल्तनत की फरमारवाई तुगरुल बेग को मिली, जिसने अपने जोर व कुव्वत का सिक्का गर्दोपेश के मुल्कों पर बैठा दिया। महमूद गजनी ने सल्जूकियों की बढ़ती हुई कुव्वत से खाइफ होकर इनसे जंग शुरू कर दी, लेकिन चंद आर्जी फतूहात के बाद इसको और इसके बेटे मसूद को शिकस्तें उठानी पड़ी और आले सल्जूक तमाम खरसान पर काबिज हो गए। इसके बाद उन्होंने जरजान, तबरस्तान और ख्वारज़म पर भी कब्जा कर लिया और फिर तुगरुल बेग ने असगान, तबरेज़ और हलवान को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। यह वो ज़माना था जब बगदाद में तुर्कों और आले बोया की बाहमी मुखासमत ने सख्त बदअमनी फैला रखी थी। खलीफा मोतसम के बाद दौलत अब्बासिया पर रोज़ बरोज़ तुर्कों का तसल्लुत बढ़ता गया, लेकिन 4वीं सदी हिजरी से आले बोया ने अपना इक़्तिदार खिलाफत बगदाद पर कायम करना शुरू किया, जिससे तुर्कों की कुव्वत पर असर पड़ने लगा। इन हरीफों की कशमकश ने तमाम सल्तनत में हंगामा बर्पा कर दिया और बगदाद की हालत खसूसियत के साथ बदतर से बदतर होने लगी। मजबूर होकर सरदारों नेज़ खलीफा कायम बमरुल्ला ने तुगरुल बेग को इस फितने के खात्मे के लिए तलब किया। चुनाचे तुगरुल बेग रमज़ान 1055 ईस्वी में बगदाद में दाखिल हुआ और मलक रहीम को गिरफ्तार करके दौलत आले बोया का खात्मा कर दिया। अब बगदाद में आले सल्जूक का असर कायम हो गया। खलीफा ने सुल्तान शिरको गरब के खताब से तुगरुल बेग की इज्जत अफजाई की। इसके बाद तुगरुल बेग ने इराक, मौसल और दयारे बकर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर अलप अरसलान के दौरे हुकूमत में एशिया कोचक और शाम भी फतह हो गया और मलक शाह ने 1092 ईस्वी में अदन और यमन भी फतह कर लिया। इस तरह से 5वीं सदी से 7वीं सदी हिजरी तक खलीफा बगदाद के एशियाई मकबूजात का पेशतर हिस्सा आले सल्जूक के ज़ेरे नगी रहा। नादरीन, इस खानदान का बानी सुलेमान बिन कतलमश था। कतलमश तुगरुल बेग के सरदारों में था, लेकिन बाद में इसने अलप अरसलान के खिलाफ बगावत करके खुद मुख्तियारी हासिल की और बिलाखिर 1064 ईस्वी में रह के करीब जंग में मारा गया। इसका बेटा सुलेमान किस्मत आजमाई के लिए एशिया कोचक में चला आया और 1077 ईस्वी में नाइसिया पर, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मशहूर शहर था, कब्जा करके इसे अपना पाया तख्त बनाया और एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। 1084 ईस्वी में इसने अंताकिया को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, लेकिन पहली जंग सलीबी में सलाजक़े रोम की कुव्वत को सख्त सदमा पहुंचा। 1057 ईस्वी में नाइसिया इनके हाथों से हमेशा के लिए निकल गया और इसी के साथ एशिया कोचक के मगरबी हिस्से में भी इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया और इस इलाके पर बाज़ंतीनियों का कब्जा हो गया। अब सिर्फ एशिया कोचक का अंदरूनी हिस्सा इनके पास रह गया, लेकिन वहाँ भी दानिशमंदियों से मुकाबला था। गर्ज 6वीं सदी हिजरी के अवाइल में सलाजक़े रोम की हालत बहुत नाजुक नजर आती थी, लेकिन मसूद बिन कलीज अरसलान ने इस गिरती हुई सल्तनत को संभाला और कोनिया को पाया तख्त बनाकर एक मजबूत हुकूमत कायम की। इसके जानशीन कलीज अरसलान सानी ने अपनी फतूहात से सल्तनत में इजाफा किया और दानिशमंदियों को मगलूब करके इन्हें अपना महकूम बनाया। 1082 ईस्वी में कलीज अरसलान सानी का इंतकाल हो गया और इसकी जगह इसका छोटा बेटा ग़ियासुद्दीन तख्त नशीन हुआ। इसने बाज़ंतीनियों से जंग करके अंताकिया की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इसके जानशीन इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस अव्वल ने सनोप को भी फतह कर लिया। नादरीन, इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस और इसके बाद अलाउद्दीन कैकोबाद का दौरे हुकूमत शान व शिकवा के लिहाज से सलाजक़े रोम की तारीख में अपना नज़ीर नहीं रखता, लेकिन ग़ियासुद्दीन कैक्सरो सानी के अहद में सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया, जो फिर कभी नहीं रुका। इस दौरान में ततारी तूफ़ान एशिया कोचक की सरहद तक पहुंच चुका था और अर्ज़ रोम और सरहदी किलों पर ततारियों का कब्जा हो गया था। आखिरकार 1243 ईस्वी में कोज़ावाक की जंग ने दौलत सल्जूकिया की किस्मत का फैसला कर दिया और आले सल्जूक की आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सुलह के बाद ततारी चले गए, लेकिन 1245 ईस्वी में खैसरो सानी की वफ़ात पर जब इसके तीनों लड़कों की मुश्तरका हुकूमत की वजह से सल्तनत में बदनस्मी पैदा हुई तो ततारियों ने फिर हमले शुरू कर दिए। इस दरमियान में एक लड़का मर गया और तख्त के दावेदार बकिया 2 लड़के इज़्ज़ुद्दीन और रुकनुद्दीन रह गए। हलाकू ने सल्तनत को इन दोनों के दरमियान तकसीम कर दिया। मगरबी सूबे इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस सानी को और मशरकी सूबे रुकनुद्दीन यानी कलीज अरसलान राबे को दिए। लेकिन हुकूमत दरअसल ततारियों की थी और सलातीन सल्जूक का अज़्ल व नसब इन्हीं के हाथों में था। ततारियों के तशद्दुद से
आजिज़ आकर उमराए सल्तनत ने अहले मिस्र से दरख्वास्त की और मिस्रियों ने एशिया कुचक में ततारियों को शिकस्त देकर भगा दिया। लेकिन इनकी वापसी के बाद ततारियों ने पूरी तरह इंतकाम लिया और दौलत सल्जूकिया के रहे सहे इक़्तिदार को भी खाक में मिला दिया। सल्तनत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मुतअद्दिद उमरा ने मुख्तलिफ सूबों में खुद मुख्तियार हुकूमतें कायम कर ली। इनमें बनु करमान और बनु अशरफ अपनी क़ुव्वत व असर के एतबार से ज़्यादा मुमताज़ थे। ततारियों ने बरहा इन खुदसर अमीरों को ज़ेर करने की कोशिश की, मगर आर्जी शिकस्तों के बाद अपना इक़्तिदार फिर कायम कर लेते थे और 7वीं सदी हिजरी में ततारियों के ज़वाल पर उन्होंने मुस्तकिल हुकूमतें कायम कर लीं। चुनाचे दौलत सल्जूकिया के ख़ात्मे के करीब एशिया कुचक में सादर खान, कुरोसी, एदन, तिका, हमीद, करमानिया, कारिमान, कस्तमोनी और मुंतशा की खुदसर हुकूमतें कायम हो चुकी थीं और इसके साथ सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तारीख़ी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।